दोस्तों, आप सभी का फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए सेशन को शुरू करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ सोहनलाल जी हैं और जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनको लेकर अब लगातार आपके सामने रहेंगे और शानदार से शानदार फैकल्टी संविधान की सोहनलाल जी, जिन्होंने खूब पढ़ाया है और खूब संघर्ष किया है। प्रत्येक लेसन कॉन्सेप्ट वाइज करवाया जाएगा और बहुत शानदार तरीके से हर भर्ती के अंदर अति इम्पोर्टेंट जो संविधान रहेगा और जो आज से पहले प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं पर चर्चा करते हैं। तो आज जानते हैं सोहनलाल जी आपको किस प्रकार सेवाएं देंगे। हाँ जी सोहनलाल जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोहनलाल वर्मा आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आपको संविधान करवाऊंगा और अपने अच्छी तरह से पूर्ण संविधान करेंगे। आपको टॉपिक वाइज अच्छी तरह से करवाया जाएगा क्योंकि संविधान बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और यह यूपीएससी से लेकर जितनी भी आरएएस या अपनी पटवार भर्ती है, कांस्टेबल की जो भर्ती आती है, उन सभी में संविधान का अहम रोल है। तो इसीलिए आज से अपने संविधान शुरू करते हैं क्लास। अपने स्टार्ट करते हैं संविधान की क्लास। तो पहले अपने बात करते हैं संविधान की। तो संविधान का शाब्दिक अर्थ की अगर अपने बात करें तो संविधान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, संविधान। संविधान का मतलब है जो विधान सहित, विधान सहित मतलब जो कानून सहित है वो ही संविधान है। मतलब जो भी ऐसी इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो आचारों, विचारों, नियमों की एक संहिता को अपने संविधान कह सकते हैं। और इसी संहिता के आधार पर किसी भी देश का शासन है वो चलता है। तो यह तो होगी अपनी परिभाषा। और संविधान जो है यह लिखित या अलिखित भी हो सकता है। तो यह लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। तो उसके बाद अपने बात करें हमारे संविधान के विकास की, क्योंकि संविधान का जो विकास है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। वैसे तो हमारा संविधान है वो बनकर वैसे तैयार हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। लेकिन यह ऐसा तो है नहीं एक दिन में बनके तैयार हो गया, तो इसके लिए लंबी प्रोसेस रही होगी और इसको बनने में काफ़ी समय लगा। तो इसके अपने विकास की बात करते हैं कि इसका विकास कब से शुरू हुआ। तो अगर विकास की अपनी बात करें तो इसका विकास शुरू हो गया था जैसे ही हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आवागमन हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आवागमन से पूर्व यहाँ पर भारत में 1591 में रोल्फ फिंच नामक अंग्रेज अधिकारी आया। 1591 में वो आया और उस समय भारत में शासन था अकबर का। मुगल शासक अकबर है, उसका शासन था, वही राजा था उस समय। तो रोल्फ फिंच को लगा कि यहाँ पर अकबर ही महान है, मतलब यहाँ पर धनवान व्यक्ति की अगर बात करें तो वो उनको अकबर ही लगा। तो इसीलिए जब वो वापस गया तो वापस जाने के बाद उसने वहाँ बताया कि वहाँ पर अगर अपने को भारत में व्यापार करना है तो इसके लिए अनुमति अपने को अकबर से लेनी पड़ेगी। अकबर नाम का व्यक्ति है, वो बहुत धनवान है और अगर वहाँ का राजा
धनवान है तो वहाँ की जनता कितनी धनवान होगी। तो इसीलिए अपने को वहाँ पर जाकर व्यापार करना चाहिए। इसीलिए उसके बाद अगर बात करें अपने सन 1600 में एलिजाबेथ द्वारा, महारानी थी वहाँ की ब्रिटेन की, उनके द्वारा एक चार्टर या जिसे कहते हैं राजलेख जारी किया गया। चार्टर या राजलेख जारी किया गया और इसके आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की गई उसे यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति है वो दी गई सन 1600 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत आई सन 1600 में यहाँ पर व्यापार करने के लिए और उसे यहाँ पर पहले 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। यहाँ पर उनको सिर्फ व्यापार करने की ही अनुमति थी, कोई प्रशासनिक नियंत्रण या राजनीतिक हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। और यहाँ पर सबसे पहले व्यापार करने के लिए सबसे जो बड़ी ज़रूरत थी वो थी यहाँ पर फैक्ट्री लगाने की। तो यहाँ पर पहले कोई अनुमति नहीं थी फैक्ट्री लगाने की। तो सबसे पहले जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत भेजा विलियम हॉकिंस को। तो जेम्स प्रथम ने अपना एक राजदूत भेजा विलियम हॉकिंस को और वो जब वहाँ से रवाना हुआ था उसमें वो वहाँ से रवाना हुआ था 1603 में। 1603 में वहाँ से रवाना हुआ। उनको सिर्फ इतना ही पता था कि भारत के अंदर एक राजा है वो है अकबर। तो अकबर के नाम का इन्होंने फरमान लिखा और उनसे अनुमति के लिए भेजा विलियम हॉकिंस को, जो उनका राजदूत था जेम्स प्रथम का। लेकिन वो यहाँ पर पहुँचा 1608 तक और 1608 में आया। तो उससे पहले ही 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और नेक्स्ट शासक बन गया मुगल शासक, वो है जहांगीर। अब जहांगीर के नए शासक बनने के बाद जेम्स प्रथम का जो राजदूत था विलियम हॉकिंस वो पहुंचा और उसने यहाँ पर आगरा में जहांगीर से भेंट की, जहांगीर से मिला 1608 में विलियम हॉकिंस। लेकिन वो फरमान जो था वो था किसके नाम का? अकबर के नाम का। अकबर से अनुमति लेने के लिए ये जारी किया गया था। लेकिन यहाँ पर जहांगीर था उसमें शासक, तो जहांगीर ने उन्हें फैक्ट्री लगाने की अनुमति नहीं दी। लेकिन यहाँ पर जहांगीर ने इन्हें 400 बीघा जमीन दे दी। कहाँ पर? सूरत में। सूरत में 400 बीघा जमीन दी, लेकिन उन्हें व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। और ये 400 बीघा जमीन उसने सूरत में दी। और सूरत में उस समय किसका शासन था? वो था पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों का शासन था उसमें वहाँ पर, और वहीं की इसने ज़मीन इन्हें दे दी, क्योंकि इसे पता था कि अगर वहाँ पर अगर कोई उद्योग लगाया जाएगा तो पुर्तगालियों से आज्ञा लेनी पड़ेगी, वैसे ये उद्योग नहीं लगा सकते। और इन्होंने अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई 1613 सूरत। तो अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री की अगर बात करें तो वो लगाई गई थी 1613 में। उसके बाद की अगर अपने बात करें उसके बाद दूसरा राजदूत भेजा जेम्स प्रथम ने, टॉमस रो।
1615 में भारत पहुंचा। सर टॉमस रो है जो 1615 में भारत पहुंचे और उन्होंने जहांगीर से 1616 में भेंट की। जहांगीर से अजमेर के मैगजीन के दुर्ग में तो मैगजीन के दुर्ग में जहांगीर से भेंट की थी जैन्स प्रथम का जो राजदूत था टॉमस रो ने। तो टॉमस रो की भेंट हुई और यहाँ पर इन्होंने अनुमति दे दी यहाँ पर फैक्ट्री लगाने की जहांगीर के द्वारा। और उसके बाद दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों द्वारा पहली फैक्ट्री लगाई गई 1617 में और स्थान था मसूलीपट्टनम। उस समय मसूलीपट्टनम कहते थे उसे, लेकिन वर्तमान में यह मछलीपट्टनम के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण भारत की अगर अपने बात करें तो दक्षिण भारत की प्रथम फैक्ट्री जो लगाई अंग्रेज़ों ने वो मसूलीपट्टनम में 1617 में लगाई, जिसे वर्तमान में मछलीपट्टनम कहते हैं। तो अगर अपने बात करें उत्तरी भारत की तो उत्तरी भारत में सबसे पहली फैक्ट्री लगाई गई थी 1613 में सूरत में। और अगर बात करें दक्षिण भारत की तो सबसे पहली फैक्ट्री लगाई गई थी 1617 में मछलीपट्टनम में। तो ये दो मुख्य फैक्ट्रियां थी, प्रारंभिक फैक्ट्रियां मानी जाती है अंग्रेज द्वारा लगाई गई थी। उसके बाद अगर बात करें अपने 1707 तक यहाँ पर शासन किसका था? मुगल शासक की अगर बात करें तो वो था औरंगजेब का। औरंगजेब शासक थे, मुगल शासक। और औरंगजेब ने यहाँ पर अंग्रेज़ों को अपनी सत्ता स्थापित करने नहीं दी, उनको साम्राज्य विस्तार करने नहीं दिया 1707 तक। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इसकी मृत्यु के बाद 1717 में फारूक सियर मुगल शासक है, वो बने अगले नेक्स्ट। तो फारूक सियर ने 1717 में अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी। तो मतलब इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का कह सकते हैं, अपने मेगना कार्टा भी कह सकते हैं व्यापार करने के लिए, क्योंकि 1717 से पहले अगर कोई भी यहाँ पर फैक्ट्री लगानी होती थी, व्यवसाय करना था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उसके लिए कर चुकाना पड़ता था, कर वसूला जाता था यहाँ पर। लेकिन जैसे ही फारूक सियर ने मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी, उसके बाद किसी प्रकार का कोई कर नहीं लिया जाता था। इसीलिए यह मेगना कार्टा भी कहा जाता है 1717 में जो फारूक सियर ने आदेश दिया था। तो इसके बाद साम्राज्य का विस्तार है वो शुरू कर दिया अंग्रेज़ों ने। और मुख्य इसके बाद अंग्रेज़ों का विरोध करने वाले या साम्राज्य का विस्तार रोकने वाले जो आए वो थे बंगाल के शासक सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला अगले शासक आए और इन्होंने बंगाल में अंग्रेज़ों को जो विस्तार है वो नहीं करने दिया और इसका काफ़ी विरोध किया सिराजुद्दौला ने। और अंग्रेज़ों ने
बंगाल में और मद्रास में किलेबंदी है वो शुरू कर दी थी, और लेकिन ये जो शासक थे ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पर किलेबंदी है वो शुरू की जाए। अंग्रेज़ों ने बंगाल में फोर्ट विलियम की स्थापना की। फोर्ट विलियम नामक किला बनवाया। उसके बाद अगर अपने मद्रास की बात करें तो मद्रास में जॉर्ज सेंट नाम का किला है, उसकी स्थापना की। लेकिन सिराजुद्दौला ने इस फोर्ट विलियम जो है किला है, दुर्ग बनाया था, इस पर आक्रमण कर दिया और इसे नष्ट करवा दिया, जिसके कारण रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना भेजी गई और जो सिराजुद्दौला पर आक्रमण करने के लिए। तो इस समय युद्ध हुआ जिसको कहते हैं प्लासी का युद्ध। तो अगर बात करें अपने प्लासी के युद्ध की, जून 1757 में यह प्लासी का युद्ध हुआ। यह बंगाल के शासक सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ। और अंग्रेजी सेना की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने इस पर आक्रमण किया और सिराजुद्दौला को इस युद्ध में हारना पड़ा। और उसके बाद इन्होंने यहाँ का बंगाल का जो शासक है वो बना दिया मीर जाफर को। और इसके बाद ये नया शासक बन गया प्लासी के युद्ध के बाद। लेकिन अंग्रेज़ों को इसने बहुत सारी भेंट दी और यह लगभग 1757 से लेकर 60 तक वहाँ का शासक बना रहा। और इस समय इसको भारी मात्रा में भेंट देनी पड़ी अंग्रेज़ों को। और इसीलिए इसने इसके स्थान पर नेक्स्ट शासक बना दिया गया मीर कासिम को। और मीर कासिम बने 1760 से लेकर 1763 तक। और मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने उसके बाद अपनी राजधानी है वो यहाँ से ट्रांसफ़र करके कहाँ कर दी, मुर्शिदाबाद थी पहले यहाँ की राजधानी, मुंगेर ले गए। अंग्रेज़ों से परेशान होकर इन्होंने अपनी राजधानी है वो चेंज कर दी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने इसको भी यहाँ से हटा दिया और नया शासक बना दिया वापिस मीर जाफ़र को। तो मीर जाफ़र पहले 1757 से 60 तक यहाँ के शासक रहे थे बंगाल के, लेकिन उनको हटा दिया गया था। उसके बाद मीर कासिम को 1760 से 63 तक किसान का शासन बनाया और उसने राजधानी चेंज कर दी, इसलिए मीर जाफ़र को दोबारा वहाँ का शासक है वो बना दिया गया 1763 से ये 65 तक रहा। तब मीर कासिम है उसी समय ने सहायता मांगी अवध के नवाब से और उसके अलावा मुग़ल शासकों से। तो उनकी सहायता करने के लिए आए अवध के नवाब शुजाउद्दौला। अवध के नवाब शुजाउद्दौला उनका साथ देने आए। उसके अलावा मुग़ल शासक
शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड ने भी इनका साथ दिया अंग्रेज़ों के विरोध में, और एक तरफ ये बंगाल के शासक थे मीर कासिम। तो इन तीनों ने मिलकर युद्ध लड़ा 1764 में, जिसे कहा जाता है बक्सर का युद्ध। यह दूसरा सबसे बड़ा निर्णायक युद्ध माना जाता है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। तो इसके अंदर हेक्टर मुनरो, अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो आए, और इधर से अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के शासक उस समय थे, बंगाल के जो तरफ थे तो वो थे मीर कासिम, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और मुग़ल शासक थे शाह आलम सेकंड। इनके साथ बीच युद्ध लड़ा गया, जिसमें हेक्टर मुनरो की सेना है वो जीत गई, और इन्होंने या बंगाल के शासक और अवध के शासक और मुग़ल शासक इन तीनों को संयुक्त रूप से हरा दिया। इस तरह से बंगाल, अवध, और मुग़ल शासन, जहाँ तक मुग़ल शासन था उस क्षेत्र पर पूरे पर अधिकार किसका हो गया? अंग्रेज़ों का हो गया, और उन्होंने अपना प्रशासनिक नियंत्रण है वो शुरू कर दिया। इसके पश्चात यहाँ तक तो जब तक ये युद्ध नहीं हुआ था, निर्णायक युद्ध माना जाता है ये भारतीय इतिहास में, क्योंकि 1764 तक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक गतिविधियां ही करती थी। लेकिन जैसे ही 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर प्रशासनिक नियंत्रण है वो भी शुरू कर दिया 1764 के बाद। उसके बाद जैसे जैसे प्रशासनिक नियंत्रण है वो कंपनी का बढ़ता गया, कंपनी प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तक्षेप करती गई। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जाने लगी। क्योंकि इसके जो कर्मचारी थे वो बहुत अधिक मात्रा में इस कंपनी का प्रॉफिट दिखा रहे थे, लाभ दिखा रहे थे। लाभ दिखाकर वो जितना ज़्यादा लाभांश उससे प्राप्त कर रहे थे, लेकिन उस कंपनी को प्रॉफिट उतना हो नहीं रहा था, लाभ नहीं हो रहा था। इसीलिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे घाटे में जाती गई और इस पर नियंत्रण स्थापित करना ज़रूरी हो गया। तो इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने, या ब्रिटिश क्राउन की अगर बात करें तो उसने नियंत्रण स्थापित करने के लिए सबसे पहले 1773 में एक्ट लागू किया, जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो सबसे पहले प्रशासनिक नियंत्रण अगर अंग्रेज सरकार ने नींव रखी तो वो रखी थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसके द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, और बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई, और पहले गवर्नर जनरल बनाए गए वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का। इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वो की गई कोलकाता में 1774 में, और इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब चीफ जस्टिस बनाए गए एक, और 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश।
की नियुक्ति है वो इसमें की गई। तो कुल मिलाकर इसके 4 सदस्य थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे लॉर्ड एलिजा इम्पे। तो मुख्य न्यायाधीश कोलकाता जो सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था, इसके मुख्य न्यायाधीश थे लॉर्ड एलिजा इम्पे। लॉर्ड एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 3 अन्य न्यायाधीश थे, वो थे चैम्बर्स, हाइड और लिमेस्टर। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश था लॉर्ड एलिजा इम्पे। और वैसे इसका नाम तो सर्वोच्च न्यायालय था, लेकिन यह अपने आप में सर्वोच्च नहीं था। इसके विरुद्ध अपील की जा सकती थी, वो की जा सकती थी प्रिवी काउंसिल में। प्रिवी काउंसिल में इसके खिलाफ अपील की जा सकती थी। और प्रिवी काउंसिल की अगर अपने बात करें, प्रिवी काउंसिल क्या थी, तो प्रिवी काउंसिल कह सकते हैं एक मंत्री परिषद थी। ब्रिटेन की मंत्री परिषद है, उसको कहते थे प्रिवी काउंसिल। तो ये मंत्री परिषद के पास अपने अपील कर सकते थे सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ। और इसमें भी निर्णय कौन करता था? मुख्य जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे वो ही करते थे इसमें निर्णय। तो ये हो गया हमारा कोलकाता में जो मुख्य सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वो की गई थी। और इसके अंतर्गत जो कंपनी थी, कंपनी का जो कार्यकाल है अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया कि इतने वर्ष ये कार्य करेगी, तो अनिश्चित समय के लिए कंपनी का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद 1773 के बाद नेक्स्ट, और इसी 1773 के एक्ट में ही बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया बंबई और मद्रास। बंबई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को। ये दोनों प्रेसिडेंसी जो है बंबई और मद्रास। उसके बाद 1781 का एक्ट आता है 73 के बाद, इसको सेटलमेंट एक्ट भी कहा जाता है। सेटलमेंट एक्ट का अर्थ यह है कि इसमें जो कमियां रह गई थी पिछले एक्ट में उसको पूरा किया गया। सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत बिहार, उड़ीसा, बंबई और मद्रास, इन चारों प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब इन पर कानून बनाने का अधिकार बिहार, उड़ीसा, बंबई और मद्रास पर किसको मिला? बंगाल के गवर्नर जनरल को। मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? इसके अंदर केवल बंबई और मद्रास पर कानून बनाने का अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल को दिया गया, और 81 के सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत बिहार, उड़ीसा, बंबई और मद्रास, इन चारों पर जो विधि बनाने का अधिकार है गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया इस एक्ट के तहत। उसके बाद 1781 के बाद आता है
1784 का एक्ट। अपने बात करें 1783 की, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। और इन्होंने जो सरकार बनाई थी उस समय ब्रिटेन की, वो लॉर्ड फॉक्स के साथ मिलकर बनाई। लॉर्ड फॉक्स और लॉर्ड नॉर्थ की मिली जुली सरकार थी। 1783 में लॉर्ड फॉक्स जो थे, इन्होंने एक नया रूल लेकर एक्ट लाने की सोची और ये बिल लेकर आए दोहरे शासन का। दोहरा शासन, डायरकी कहते हैं जिसे। तो दोहरा शासन का मतलब ये था कि जो कंपनी है, यहाँ पर जो भी कार्य हो रहे हैं कंपनी कर रही है, उन पर नियंत्रण करने के लिए दोहरा शासन होना चाहिए। दोहरा शासन मतलब व्यापारिक मामलों के लिए अलग नियंत्रण शासन और राजनीतिक मामलों के लिए अलग शासन या प्रशासन है वो नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिए दोहरा शासन लाने की बात कही लॉर्ड फॉक्स ने। और लेकिन यह बिल लेकर आए तो उसको स्वीकार नहीं किया लॉर्ड नॉर्थ ने। इस कारण यह खारिज हो गया यह बिल। और उसके बाद इन्होंने अपना बहुमत वापस ले लिया लॉर्ड नॉर्थ ने। तो इसके बाद ये जो सरकार है ये गिर गई और नई सरकार बनी। उसके बाद नए प्रधानमंत्री बने, वो बने लॉर्ड पिट। और यही बिल जो लॉर्ड फॉक्स लेकर आए थे वह वापस लेकर आए लॉर्ड पिट। और इसी एक्ट को बोला गया, यह बिल पारित हो गया, इसको क्राउन ने स्वीकृति दे दी, अपने हस्ताक्षर कर दिए और यह कानून बन गया। तो इसे कहते हैं अपने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके अंदर भी यही था, दोहरा शासन था। दोहरे शासन का मतलब व्यापारिक मामलों के लिए अलग और राजनीतिक मामलों के लिए अलग। व्यापारिक मामलों पर कंट्रोल करने के लिए COD और राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण करने के लिए BOC। मतलब अपने ट्रिक से भी याद करेंगे तो ये BC, मतलब B के बाद C आता है तो BC। और COD मतलब COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसे कहते थे अपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और इसे कहते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये दो अलग अलग जो नियंत्रण के लिए, व्यापारिक मामलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना और राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इस परिषद में जो सदस्य थे वो 6 सदस्य थे और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो परिषद थी इसके अंदर 24 सदस्य निर्धारित किए गए। ये 24 सदस्य थे और इसमें 6 सदस्य थे। और इसका जो नियंत्रण है वो सम्राट के हाथ में था, ब्रिटेन के सम्राट के हाथ में था। और इसका डायरेक्टर्स के हाथ में, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके हाथ में था इसका नियंत्रण और इसका सम्राट के हाथ में था। और इस तरह से हमारा ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो चुका है। नेक्स्ट अपने अगला एक्ट है वो करेंगे नेक्स्ट भाग में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।